स्वागत है आप सभी का इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नाटकीय और अहम दौर की बात करने वाले हैं जब देश की राजनीति एक नए उबाल पर थी। 1929 से 1931 का वो वक्त जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे महज एक वैचारिक मांग सड़कों पर एक विशाल जन आंदोलन में तब्दील हो गई। आगे बढ़ने से पहले आज की इस चर्चा की रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात 1929 के उस तनाव भरे साल की, फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, नमक मार्च, गांधी-इरविन समझौता और अंत में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। 1929 तनाव का एक वर्ष। अब देखिए, 1929 कोई आम साफ सुथरा साल नहीं था। ये सच में तूफान से पहले की तैयारियों का साल था। एक तरफ मार्च के महीने में कपड़ा बहिष्कार अभियान शुरू हो चुका था और उसी वक्त मेरठ षड्यंत्र केस ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया था। फिर आता है अप्रैल, जब भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इस धमाके की गूंज ने बहरी हो चुकी सत्ता को झकझोरने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ मई में इंग्लैंड में भी बड़ा बदलाव हुआ। वहां राम से मैकडॉनल्ड की लेबर सरकार सत्ता में आ चुकी थी। घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही थी। 31 अक्टूबर को लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा की जिसमें उन्होंने डोमिनियन दर्जे का संकेत तो दिया, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया। मतलब ये दर्जा कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता था। इसके ठीक 2 दिन बाद 2 नवंबर को राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली घोषणा पत्र निकाल दिया और मांग की कि गोलमेज सम्मेलन एक संविधान सभा की तरह काम करे। लेकिन दिसंबर आते आते लॉर्ड इरविन ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। बातचीत टूट चुकी थी और इसी निराशा ने पूरे आंदोलन को सीधी कार्रवाई की ओर धकेल दिया। यहां से हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान। दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अब लक्ष्य पूरी तरह बदल गया था। अब मांग किसी आधे अधूरे डोमिनियन स्टेटस की नहीं थी, बल्कि कांग्रेस का नया और अंतिम लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस नई दिशा को कुछ बेहद प्रतीकात्मक क्षणों ने मजबूत किया। जरा सोचिए, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 1929, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने इंकलाब जिंदाबाद के जोरदार नारों के बीच तिरंगा फहराया। ये महज एक झंडा फहराना नहीं था, बल्कि एक नए युग का ऐलान था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को देश के पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया। अब वक्त था इस मांग को जमीन पर उतारने का। तीसरा हिस्सा, नमक मार्च की शुरुआत। आंदोलन छेड़ने से ठीक पहले महात्मा गांधी ने वायसराय को 11 मांगों का एक अल्टीमेटम भेजा। अगर हम इस लिस्ट को देखें तो इसमें सेना और सिविल सर्विस का खर्च आधा करना, पूरी तरह शराबबंदी, किसानों का लगान 50% कम करना और सबसे खास नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को खत्म करने जैसी मांगें शामिल थीं। इस सूची की खूबसूरती ये थी कि इसने समाज के हर वर्ग के हितों को एक स्पष्ट ढांचे में पिरो दिया था। 240 ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये वो कठिन 240 मील की दूरी है जो गांधी जी और उनके 78 साथियों ने साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक पैदल चलकर तय की थी। सच में एक बेहद ऐतिहासिक यात्रा। 6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि नमक ही क्यों? क्योंकि नमक हर भारतीय की रसोई का अहम हिस्सा था। इसे चुनते ही एक बड़ी राजनीतिक मांग आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गई और यहीं से सविनय अवज्ञा यानी कानूनों को सक्रिय रूप से तोड़ने का सिलसिला पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। अब जरा सोचिए, लाखों लोग विदेशी कपड़े का बहिष्कार कर रहे हैं, टैक्स देने से मना कर रहे हैं, हर जगह खुलेआम कानून टूट रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, ब्रिटिश साम्राज्य ने राष्ट्रव्यापी अवज्ञा के इस अभूतपूर्व पैमाने का सामना कैसे किया? उनका रिएक्शन क्या था? इसी सवाल का जवाब छिपा है चौथे हिस्से में, गांधी-इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को दोनों पक्षों के बीच दिल्ली समझौता हुआ। समझौते के तहत सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने, जब्त की गई जमीनें वापस लौटाने और तटीय गांवों में अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने की छूट देने पर सहमति जताई। बदले में कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस इस बात पर राजी हुई कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी और दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेगी।
इस समझौते की सबसे खास बात यह थी कि इसने कांग्रेस को औपनिवेशिक सरकार के साथ बिल्कुल समान स्तर पर ला खड़ा किया था। पर ध्यान रहे, सब कुछ मान नहीं लिया गया था। समझौते की अपनी सीमाएं भी थीं। लॉर्ड इरविन ने पुलिस ज्यादतियों की किसी भी पब्लिक इंक्वायरी से साफ मना कर दिया। और सबसे अहम बात, उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों की मौत की सजा को कम करने या माफ करने से भी सख्त इनकार कर दिया। ये दिखाता है कि समझौता भले ही हो गया था, लेकिन सतह के नीचे भारी तनाव अभी भी बरकरार था। अब हम आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सविनय अवज्ञा का विश्लेषण। अगर हम पिछले दशक के असहयोग आंदोलन से इसकी तुलना करें तो भारी बदलाव दिखाई देता है। 1920 के दशक के असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था, जो थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन सविनय अवज्ञा का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, पूर्ण स्वतंत्रता। तरीकों में भी जमीन आसमान का फर्क था। पहले केवल असहयोग था, लेकिन इस बार शुरुआत से ही कानूनों का सक्रिय रूप से उल्लंघन किया जा रहा था। लोगों की भागीदारी में भी बड़ा बदलाव आया। असहयोग आंदोलन के मुकाबले इस बार बुद्धिजीवियों और मुस्लिम वर्ग की हिस्सेदारी थोड़ी कम रही, लेकिन इसकी कमी पूरी कर दी किसानों और व्यापारी वर्ग की भारी भीड़ ने। उनका शामिल होना इस आंदोलन को एक विशाल राष्ट्रव्यापी स्वरूप दे गया। और इस आंदोलन की ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 90,000। जी हां, सविनय अवज्ञा के दौरान लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये संख्या पिछले आंदोलन की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा थी। ये कांग्रेस की बढ़ती संगठनात्मक ताकत और जनता के अदम्य साहस का बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। क्या डोमिनियन स्टेटस की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज के लिए सीधे कानून तोड़ने के इस कदम ने भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।